दोस्तों पिछली कक्षा में हमने क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था महासागर विज्ञान के बारे में। इस श्रृंखला को हम आगे बढ़ाते हुए आज हम पढ़ेंगे महासागर का तापमान। क्या पढ़ेंगे? महासागर का तापमान। मैं एक बार हेडिंग लिख देता हूँ, महासागर का तापमान। ये आज हमारी हेडिंग है। ठीक है दोस्तों, देखो हमने पिछली कक्षा में क्या क्या पढ़ लिया था। हमने पिछली कक्षा में महासागर क्या होते हैं, महासागर क्या होता है ये पढ़ लिया था। फिर उसके बाद हमने पढ़ लिया था सागर क्या होते हैं। ठीक है दोस्तों, फिर इसके बाद हमने पढ़ा था महासागर नितल उच्चवच, नितल उच्चवच। इनके बारे में हमने लगभग अपनी पढ़ाई कंप्लीट कर ली थी। चलो जी, ये तो बात इसकी रही। और अब वैसे तो हमने इसके साथ थोड़ा सा हमने क्या पढ़ाया था, तापमान के बारे में बताया था, महासागर का तापमान के बारे में भी बताया था। लेकिन अब हम इसको डिटेल से जानेंगे। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रशांत कुमार और आपका स्वागत करता हूं पीकेपी स्टडी एकेडमी यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों यदि आप अपनी यूपीएससी की तैयारी को एक नया आयाम देने चाहते हैं तो आप अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए और इसको अपने उन दोस्तों के शेयर करिए जो वाकई अपनी पढ़ाई को लेकर क्या होते हैं, उत्साहित हैं। ठीक है ना दोस्तों, तो शुरू करते हैं अपनी वीडियो को। चलो जी, आज हम पढ़ते हैं महासागर का तापमान। ठीक है दोस्तों, क्या पढ़े? महासागर का तापमान में अरे ये क्या, ये तो परमानेंट मार्कर से लिखा जा चुका। कोई बात नहीं, 2 मिनट बस, मात्र 2 मिनट। दोस्तों ये जो लिखा गया था भी परमानेंट मार्कर से लिखा गया था। बच्चे भी बस ट्यूशन वाले कुछ नहीं मेरे साथ मजाक करती, कोई दिक्कत नहीं। वैसे नीला ओरिजिनल ये है जो व्हाइट बोर्ड का है, वो परमानेंट था। हम पढ़े थे महासागर के तापमान के बारे में। देखना, ये यदि हमारी पृथ्वी है, क्या है ये? पृथ्वी। पृथ्वी के कितने हिस्से पर महासागर पाया जाता है? आपसे क्वेश्चन है कि पृथ्वी के कितने हिस्से पर महासागर पाया जाता है। इसका आंसर मुझे कमेंट में लिख कर बताना। ठीक है, ये हमारी पृथ्वी है, राइट। मैं इसमें कुछ महाद्वीप बना रहा हूँ। आप चूँकि ये जो मैं चित्र बना रहा हूँ नोट टू बी स्केल है, तो आप इसमें देख लेना। ये हमारा ऐसा महाद्वीप हो गया, ये लीजिए। कुछ भी मान लीजिए, ठीक है ना। ये बन गया हमारा महाद्वीप। उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका और अफ्रीका भी है, एशिया भी है, सब है, यूरोप भी है। चलो जी, ये हमारी क्या है? विषुवत रेखा। ये क्या है? हमारी विषुवत रेखा, यानी कि भूमध्य रेखा भी कह सकते हैं इसको। कह सकते हैं, कहते हैं। चलो, अब आपको मैं एक ऐसी बात बताने जा रहा हूँ, क्या एक ऐसी बात बताने जा रहा हूँ जिससे आप महासागर के तापमान का अच्छे से अंदाज़ा लगा सकते हैं। देखना, किसी भी वस्तु का तापमान क्यों बढ़ता है? पहले हम बात करते हैं किसी भी वस्तु का तापमान क्यों बढ़ता है। तो देखना, यदि वह वस्तु क्या करे? ऊर्जा का अवशोषण करे। वह वस्तु यदि ऊर्जा का अवशोषण करे तब उसका तापमान क्या होगा? बढ़ेगा। तो वस्तु का तापमान क्यों बढ़ता है? ऊर्जा का अवशोषण करने पर, राइट। अवशोषण करने पर किसी भी वस्तु का तापमान बढ़ता है। चलो ये तापमान बढ़ा दिया। अब बात है ऊर्जा। देखना, ऊर्जा को हम जानते हैं क्या है। देखो, सूरज से प्राप्त होने वाले विभिन्न प्रकाश के जितने विकिरण हैं, जितने भी किरण हैं, ये सब क्या है? ऊर्जा का स्रोत है। यानी कि हम कह सकते हैं कि ऊर्जा क्या है? प्रकाश। और प्रकाश की कारण ऊर्जा क्यों है? क्योंकि प्रकाश में ऊष्मा है। प्रकाश में क्या है? ऊष्मा है। तो हम कह सकते हैं कि जो ऊष्मा है वही ऊर्जा है। हम क्या कह सकते हैं? जो ऊष्मा है वही ऊर्जा है। अब ध्यान से सुनो तीसरी बात। कोई वस्तु है, मान लिया 2 वस्तु ले लूँ मैं। आपको पहले हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर तापमान किसी वस्तु का क्यों बढ़ता है और क्यों कम होता है। चलो देखते हैं। देखना, एक हमारी वस्तु है, ये वस्तु 1 यानी कि ऑब्जेक्ट 1, और एक हमारी वस्तु है ये ऑब्जेक्ट 2। ठीक है, हमने इनको दोनों को समान मात्रा में क्या दी?
ऊर्जा दी, समान मात्रा में ऊर्जा। ऊर्जा के रूप में क्या दिया हमने? प्रकाश। हमने दिया उसमें प्रकाश, समान मात्रा में हमने इसको दिया प्रकाश। ये चलो देखना, मान लिया इसकी प्रकाश धारण करने की क्षमता यानी कि ऊष्मा धारण करने की क्षमता कितनी है? ऊष्मा धारण करने की क्षमता ऑब्जेक्ट 1 की धारण करने की क्षमता मान लिया 60%। कितनी है? 60%। यानी कि यदि हम 100% जो ऊष्मा भेज रहे हैं तो किसके पास कितना पहुंचेगा? 60%। ठीक है। और यदि हम इसकी बात करें ऑब्जेक्ट 2 की तो उसमें हम मान लेते हैं ऊष्मा धारण करने की क्षमता है, ऊष्मा धारण करने की क्षमता है लगभग 95%। कितना है? 95%। अब आपसे एक क्वेश्चन है, क्या है? आपसे एक क्वेश्चन है, ये बताइए ऑब्जेक्ट 1 ज़्यादा गर्म होगा कि ऑब्जेक्ट 2 ज़्यादा गर्म होगा? क्वेश्चन है कि ऑब्जेक्ट 1 ज़्यादा गर्म होगा कि ऑब्जेक्ट 2 ज़्यादा गर्म होगा? तो आपका आंसर होगा बिल्कुल ऑब्जेक्ट 2 क्या होगा? ये ज़्यादा गर्म होगा। कैसे होगा? ज़्यादा गर्म होगा। ठीक है, ज़्यादा गर्म हो गया। अब दूसरा क्वेश्चन बनता है, क्या ऑब्जेक्ट 1 जल्दी गर्म होगा या ऑब्जेक्ट 2 जल्दी गर्म होगा? फिर क्वेश्चन सुनिए, क्या ऑब्जेक्ट 1 यानी कि वस्तु 1 जल्दी गर्म होगी या वस्तु 2 जल्दी गर्म होगी? ठीक है, तो आप समझ सकते हैं जो हमारी दूसरी वस्तु यानी ऑब्जेक्ट 2 है यो जल्दी गर्म होगी सापेक्षता इसकी। क्यों? क्योंकि यह 40% क्या कर रहा है? प्रकाश अर्थात ऊष्मा का परावर्तन, और जबकि कितने % कर रहा है? 5% ऊष्मा का परावर्तन। राइट, चलो जी, चलो अब यदि मैं इसका उल्टी कर दूं, यानी कि ऊष्मा को उत्सर्जित करने की क्षमता, ये क्या थी? यहाँ तो धारण करने की क्षमता थी। अब मैं एक बात कर दूं, यदि ऐसे ही कर दूं, नुक्कड़ में मिटाने की कुछ नहीं, यदि मैं इसे लिख दूं ऊष्मा को उत्सर्जित करने की क्षमता, और इधर भी उत्सर्जित करने की क्षमता कितनी? उत्सर्जित करने की क्षमता सेम हो। यदि अब क्वेश्चन बनेगा कि यदि वस्तु 1 की उत्सर्जित करने की क्षमता 60% है और वहीं वस्तु 2 की उत्सर्जित करने की क्षमता 95% यानी कि 95% है, तो कौन सी वस्तु जल्दी ठंडी होगी? बताइए कौन सी वस्तु जल्दी ठंडी होगी? तो क्वेश्चन का बिल्कुल आंसर आप बता सकते हैं, चूंकि ये 95% क्या कर रही है? 95% ऊष्मा को अपने से बाहर निकाल रही है। कितना पर और कितना रख रही है अपने में? कितना रख रही है? 95%। ठीक है, बिल्कुल उल्टा ही है। तो हम कह सकते हैं किसी भी वस्तु का गर्म होना उसकी ऊष्मा धारण के उसकी ऊष्मा धारण करने की क्षमता पर और उत्सर्जित करने की क्षमता पर निर्भर करता है। ठीक है दोस्तों, ये बात थी कुछ थोड़ा बेसिक कंसेप्ट समझाने के लिए। अब ध्यान से सुनते हैं। अब चूंकि हमारे यहाँ ऊष्मा धारण कौन करेगा? पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में हमारे जल पाया जाता है, और सेकंड नंबर पर है हमारे धरातल। राइट, पहले नंबर पर जल है यानी कि जो महासागरों में पाया जाता है, और दूसरे नंबर पर क्या है? हमारा धरातल। देखना, जो हमारा जल है इसके ऊष्मा धारण करने की क्षमता धरातल की ऊष्मा धारण करने की क्षमता से अपेक्षाकृत कम है। क्या है? अपेक्षाकृत कम है। लेकिन ऊष्मा उत्सर्जित करने की क्षमता धरातल से ऊष्मा उत्सर्जित करने की क्षमता से बहुत ही अधिक है। अब आप सोच रहे आखिर ऐसे क्यों? देखना, आपने कभी सुना होगा कि हमारा यदि राजस्थान की बात कर ले, राजस्थान में क्या है? रेत, या अपना थार का मरुस्थल की बात कर ले। गर्मी के मौसम में क्या होता है कि रात के समय और दिन के समय तापांतर बहुत अधिक पाया जाता है। क्या पाया जाता है? तापांतर बहुत अधिक होता है। क्या है? ध्यान सुनना, जब सूर्य प्रकाश दिन के समय उनको रेत के कणों पर पड़ता है तो रेत के कण क्या होते हैं? ऊष्मा को अवशोषित कर लेते हैं, जिसके कारण बहुत ही तेज़ी से गर्म हो जाते हैं। राइट, बिल्कुल सही। और उनके रेत के कणों की थोड़ी सी प्रॉपर्टी ऐसी है कि जैसे अंधकार हुआ तो वे ऊष्मा को तुरंत ही उत्सर्जित कर देगी, यानी कि रात के समय ऊष्मा को उत्सर्जित कर देगी। उत्सर्जित करने के पश्चात क्या होगा? रेत के कण बहुत ही ठंडे हो जाएंगे। तो हम जान पाए कि जो धरातल है इसकी ऊष्मा उत्सर्जित करने की क्षमता बहुत अधिक है और ऊष्मा अवशोषित करने की क्षमता बहुत अधिक है। वहीं जल की बात करें तो सापेक्षाकृत कम है।
जल में बता, यदि जल पे आप प्रकाश डालोगे यानी कि उष्मा दोगे तो धीरे 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 गर्म होगा। अब आप जल को ठंडा करने की कोशिश करोगे तो कैसे ठंडा होगा, धीरे 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 ठंडा होगा। यह जल की एक प्रॉपर्टी है, ठीक है। तो अब हम इसी प्रॉपर्टी के हिसाब से अब आप जानने की कोशिश करेंगे कि इसी प्रॉपर्टी के हिसाब से आखिर हमारे समुद्र का तापमान कहाँ कितना मतलब कितना पाया जाता है। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक तो मैंने समझाने की कोशिश की। अब आप मेरी एक एक बात को इतने अच्छे समझ पाएंगे, इतने अच्छे समझ पाएंगे आपने सोची ना होगी। ठीक है ना, तो अब आप देखना, अब हम शुरू करते हैं अपनी कहानी को। दोस्तों आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और क्या कहते हैं, हाँ, वीडियो को लाइक कर देना और अपने उन दोस्तों को शेयर करना जो वाकई अपनी तैयारी को लेकर उत्साहित और क्या होते हैं, कौन सा शब्द है जो अच्छा सा लगा हिंदी का सटीक, चलो मेरे याद नहीं आ रहा, फिर भी आप कर देना। ठीक है दोस्तों, देखो हंसी मजाक थोड़ी सी चलती रहनी चाहिए, ऐसे तो काम नहीं चलता। अब आप मुझे देख रहे हो, फ़ोन में देख रहे हो, मैं किसको देख रहा हूँ, मैं आपको देख रहा हूँ थ्रू किसके, कैमरे, मैं कैमरे के थ्रू आपको ही तो देख रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, वैसे तो देखो यदि हम रियलिटी में बात करें, यदि आप मेरे बिल्कुल सामने बैठे या मैं लाइव बात करता तब बताने का तरीका कुछ और हो सकता था, लेकिन मैं पढ़ा रहा हूँ आपको एक ऑब्जेक्ट के थ्रू यानी कि हमारे कैमरे के थ्रू। तो कैमरे तो आप समझ सकते हैं, मैं एक कैमरे को ही आप मानकर यानी कि तुम सबको एक कैमरा मानकर ही पढ़ा रहा हूँ, लेकिन आप मुझको एक मोबाइल की स्क्रीन मानकर मत पढ़ना। ठीक है दोस्तों, पढ़ने की कोशिश करो, क्योंकि इस बैच का नाम ही हमने क्लियर द कंसेप्ट रखा है। तो आप समझ सकते हैं, बिल्कुल मैंने आपको कंसेप्ट बता दिया है। अब आप समझ सकते हैं कि हमारे जो महासागर का तापमान है कहाँ और किस स्थिति में कितना गर्म होगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। क्या करते हैं, शुरू करते हैं। तो देखो महासागर का तापमान यदि हम विभाजित करें तो देखना, यदि मैं सूर्य ताप के हिसाब से बताऊं, किसके ताप से, सूर्य ताप के हिसाब से, सारा जो हम पढ़ेंगे सूर्य ताप के हिसाब से ही पढ़ेंगे, नामकरण अलग अलग कर देंगे लेकिन सब चीज़ सूर्य ताप है। क्योंकि हमारी पृथ्वी पर जो ऊर्जा का जो स्रोत है कौन है, मेनली सन है। क्या है, सन, सूरज है, यानी कि हमारे सूर्य देवता है। जो हमारी पृथ्वी पर ऊर्जा का स्रोत है हमारे सूर्य है। तो इसी कारण हम बता सकते हैं कि जितने भी हम कारण पढ़ेंगे सब हो गए कहीं ना कहीं सूर्य के ऊपर डिपेंड। नामकरण हम उनके अलग कर देंगे कि हम वायु के द्वारा कर देंगे और हम अलग अलग आयाम से बताइए। चलो शुरू करते हैं अपनी कहानी को। दोस्तों फिर से वही बात कर रहा हूँ कि यदि आप इस चैनल पर नहीं हो तो चैनल को लाइक और चैनल पर सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। यदि कोई भी कोई भी टॉपिक समझ में ना आए तो आप इसको क्या करना, आपको कमेंट। ठीक है दोस्तों, हो सकता है मैं कभी कभी अटक जाऊँ, देखो ऐसा तो बात नहीं। यदि आप रियलिटी में सामने होते तो मैं आपको पढ़ाने की कोशिश करता और अच्छे से बेस्ट, लेकिन इनको कैमरे में मुझे थोड़ा सा झिझक आ जाती है तो इसके लिए मुझे माफ़ी चाहता हूँ। ठीक है ना, माफ़ कर देना। और बाकी आई एम योर टीचर, आई एम योर टीचर, तो डोंट वरी, आई विल टीच यू वेरी बेस्ट। पढ़ते हैं सूर्य ताप के बारे में, ध्यान सुनो। यह हमारी पृथ्वी है, क्या है, ये हमारी पृथ्वी है। पृथ्वी पर ये कितने एंगल है हमारा, 0 डिग्री का, जो हमारा 0 डिग्री अक्षांश है। ठीक है, अक्षांश और देशांतर मैं आने वाली वीडियो में बता दूंगा कि क्या होता है। फिलहाल आप समझ लीजिए 0 डिग्री अक्षांश है। ठीक है, जो कहाँ से गुजरती है, हमारी विषुवत रेखा, जिसको हम विषुवत रेखा कहते हैं, पृथ्वी के मध्य से गुजरती है। जिसके कारण क्या होता है कि पृथ्वी 2 भागों में विभाजित होती है। ऊपरी भाग गोलार्ध, वो यानी उत्तरी गोलार्ध, और निचला दक्षिणी गोलार्ध। मैं लिख भी देता हूँ, इसे तो कहते हैं हम उत्तरी गोलार्ध, उत्तरी गोलार्ध, और इसको कहते हैं हम दक्षिणी गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध, राइट। इतना तो हमने समझ लिया, बाकी तो बाकी काम बाद में कर लेंगे। ठीक है जी, चलो अब ध्यान सुनो। ये हमारा सन है, क्या है, ये हमारा सन, सूर्य देवता। ठीक है, इससे निकलने वाली कुछ प्रकाश किरणें ऐसी है, कैसी होगी, पृथ्वी के सापेक्ष ऐसी होगी, राइट। यानी कि ये जा रही ऐसी, ये जा रही ऐसी। चलो जी, अब आप मुझे ये बता दीजिए प्रकाश की तीव्रता कहाँ अधिक होगी। आपका आंसर होगा इससे बिल्कुल सीधे जाने वाली में। कहाँ, इसके बिल्कुल सीधे जाने वाली में क्या सी होगी, प्रकाश की तीव्रता अधिक होगी। यानी कि सूरज का प्रकाश
पृथ्वी के विषुवत रेखा पर कितना पड़ेगा, बहुत ही अधिक मात्रा में पड़ेगा। क्या पड़ेगा, विषुवत रेखा पर बहुत अधिक मात्रा में पड़ेगा। ये लीजिए, सूर्यदेव का प्रकाश इस हिस्से पर कैसे पड़ रहा है, बहुत ही तीव्रता से पड़ रहा है, जिस कारण क्या होगा, हमारे इस मंडल का यानी कि इस 0 डिग्री अक्षांश पर क्या होगा, हमारा महासागरों तथा महाद्वीपों का तापमान कैसे बढ़ेगा, बहुत ही तीव्र गति से बढ़ेगा। कैसे बढ़ेगा, बहुत ही तीव्र गति से बढ़ेगा। और साथ ही साथ यदि महासागर के सापेक्ष में बात करें तो महासागर का जो तापमान है तीव्र गति से बढ़ेगा, और महासागर का तापमान बढ़ने के साथ साथ उसकी उत्सर्जन करने की क्षमता कम है। तो इस कारण हम कह सकते हैं कि जो महासागर है वो दीर्घ काल तक गर्म रहेगा। क्या होगा, दीर्घ काल तक गर्म रहेगा। यानी कि हम एक लंबे समय अवधि की बात करें तो यहाँ का जो तापमान पाया जाएगा, कैसा पाया जाएगा, बहुत ही अधिक पाया जाएगा। यदि मैं बात करूँ तो इधर लिख देता हूँ मैं कि यदि सूर्य का प्रकाश विषुवत रेखा पर सीधा पड़ता है तो इस रेखा का यानी इस रेखा पर महासागर का तापमान अधिक होगा, सापेक्षतः अधिक होगा। सापेक्षता को नो लगा दिया ताकि हम इनके भी जो है ना तुलना कर सके। सापेक्षता अधिक होगा। चलो जी, ये बात हमने जानी कि यदि सूर्य का प्रकाश विषुवत रेखा पर पड़े तो क्या होगा, बहुत ही अधिक होगा। किसका, महासागर का। और मैंने नोट करने की बात बताई थी, यदि महासागर विषुवत रेखा के यदि सूर्य का प्रकाश विषुवत रेखा पर पड़ रहा है तो साथ साथ महाद्वीपों का तापमान भी कैसा होगा, बहुत अधिक। तो नोट पॉइंट में लिख सकते हैं हम, महाद्वीपों का तापमान भी दिन के समय क्या होगा, अधिक होगा। दिन के समय अधिक होगा। चलो जी, ये बात समझ में आ चुकी। किसके, सूर्य ताप के। यदि मैं दूसरी बात करूं, ऋतु परिवर्तन, यानी कि हम ऋतुओं के हिसाब से बात करें, यानी कि मौसम के हिसाब से बात करें तो मौसम पे बात करते हैं। मौसम को पढ़ने के बाद एक बार मैं इसको दोबारा एक थोड़ी सी बहुत ही प्यारी सी चीज़ बताऊंगा, आप उसको चौंक जाओगे कि आखिर बताना क्या चाह रहा हूँ मैं। ठीक है ना, पहले हम मौसम को पढ़ते हैं। चलो जी, मौसम क्या है, मौसम सूरज की स्थिति में परिवर्तन होने के कारण जो हमारी पृथ्वी की वायुमंडल में जो गतिविधि उत्पन्न होती है वह क्या है, मौसम है। यानी कि सूरज अपनी स्थिति को परिवर्तित करेगा, जिस कारण हमारी पृथ्वी के वायुमंडल में क्या होगी, कुछ भी जो गतिशीलता उत्पन्न होगी वो क्या कहलाएगी, मौसम। अब आप सोचो, सूर्य तो एक जगह स्थिर है, पृथ्वी तो घूम रही है, तो सूर्य अपनी स्थिति, देखो सापेक्षता बात कर रहे हैं हम, पृथ्वी को स्थिर मान रहे हैं और सूरज को हम गतिशील मान रहे हैं। ठीक है ना। चलो जी, सूर्य फिलहाल कहाँ था, भूमध्य रेखा पर था। चलो जी, आपने कभी नाम सुना होगा कैंसर यानी कि कर्क रेखा का, मकर रेखा का नाम भी सुना होगा। ठीक, देखना, मान लिया ये रही हमारी कर्क रेखा। कहाँ है कर्क रेखा, इसे मैं ब्लैक पॉइंट से बना देता हूँ। ये रही हमारी कर्क रेखा, और ये कौन सी कर्क रेखा है, ये तो मैं चलो लिख देता अभी, कर्क रेखा। अब आपसे एक क्वेश्चन है, कर्क रेखा कितने डिग्री अक्षांश पर पाई जाती है, कर्क रेखा कितने डिग्री अक्षांश पर पाई जाती है। ठीक है, चलो जी, एक क्वेश्चन ये हो गया। आपको इस वीडियो में बहुत से क्वेश्चन मिलेंगे और छोटे छोटे क्वेश्चन मिलेंगे जो आप गूगल करके ढूंढ सकते हैं। ठीक है ना, जो बेस्ट कंसेप्ट है वो मैं आपको क्लियर करा ही दूंगा। चलो, और उतने ही डिग्री नीचे यानी कि 0 डिग्री से क्या मिलेगी हमें, मकर रेखा। चलो जी, ये रही हमारी मकर रेखा और ये रही हमारी कर्क रेखा। चलो, अब जब जब कर्क रेखा की बात करें तो सूर्य का जब विस्थापन यदि ऊपर की ओर हो जाए, कहाँ हो जाए, इस साइड,
सूर्य का विस्थापन यदि ऊपर की ओर हो जाए तब सूरज का प्रकाश कैसे होगा, हमारे सूर्य का प्रकाश ऐसे होगा, नहीं होगा पृथ्वी के सापेक्ष, तो ऐसे, ठीक है। और यदि मैं अब इसके सापेक्ष बात करूं तो सॉरी हमने ज़्यादा ही कर दिया, हम सूरज को इधर मान लेते इसके बिल्कुल सीधे में। अरे क्या हो रहा है ये, ठीक है ना, आप समझने की कोशिश तो कर रहे हो, अब मैं समझा रहा हूँ। चलो जी, ये हमारा सूरज है नए वाला, जो कि एक कर्क रेखा के बिल्कुल सामने। तो इसके जो सामने जो प्रकाश जाएगा इसकी तीव्रता कैसी होगी, इसकी तीव्रता कैसी होगी, अधिक होगी, नहीं होगी, बिल्कुल। यदि सूर्य कर्क रेखा पर अपना प्रकाश तीव्रता से फेंक रहा है तब क्या होगा, हमारे इस कर्क रेखा के अंतर्गत आने वाले जितने भी महासागर है और जितने भी हमारे महाद्वीप है उनका तापमान बढ़ा हुआ पाएगी, ठीक है ना। यानी कि हम कह सकते हैं कि मौसम का तापमान, मौसम के प्रभाव से भी कर्क रेखा का तापमान बढ़ा, ठीक है। और यदि हम बात करें सूर्य देव का नीचे की तरफ विस्थापन यानी कि मकर रेखा पर, तो मकर रेखा पर कैसा होगा, ये तो ऐसे है और ये पृथ्वी के सापेक्ष ऐसे जा रहा है, खिचड़ी बन चुकी वैसे तो इसकी, ठीक है ना, लेकिन समझने की कोशिश करना। और जो सामने जाएगा प्रकाश हमारा कैसे जाएगा, सूर्य के जो मकर रेखा पर बिल्कुल सीध में जाएगा, यानी कि इस पर बहुत तीव्रता अधिक होगी प्रकाश की। यानी कि हम कह सकते हैं कि मकर रेखा पर जब सूर्य का प्रकाश बहुत तीव्र गति से, यानी वो तीव्र गति कह रहा तीव्रता से पहुँचेगा, तो इस रेखा पर उपस्थित जितनी महासागर होगी, जितने भी हमारी जल राशियाँ होगी, बहुत तेज़ी से गर्म होगी। यानी कि हम कह सकते हैं यहाँ उष्मा की बहुत अधिक प्राप्ति होगी, राइट। ये बात हमने समझी मौसम में। तो हम यदि लिखने चाहें तो हम लिख सकते हैं कि यदि सूर्य का प्रकाश कर्क रेखा पर सीधा पड़ता है तो रेखा पर आने वाले सभी सागरों एवं महाद्वीपों का तापमान सापेक्षतः गर्म होगा, ठीक है। और इसी प्रकार इसका विपरीत, यानी कि मैं लिख सकता हूँ इसी प्रकार मकर रेखा पर भी, ठीक है। ये लिख दिया मैंने किसका, मौसम का। अब हम कह सकते हैं, आप एक बात बताइए मुझे, आपके लिए क्वेश्चन है कि जो हमारी कर्क रेखा है, पृथ्वी की जो कर्क रेखा है, वो भारत के किन किन राज्यों से होकर गुजरती है। आपको हिंट दे रहा हूँ, मित्र पर गमचा झार, एक शॉर्ट ट्रिक है, मित्र पर गमचा झार। इससे हिसाब से आप बता सकते हैं कितने राज्यों से हमारी गुजर सकती है, ठीक है दोस्तों। आप इसका भी आंसर कमेंट में लिखकर भेजिएगा। अब आप कह रहे हो सर आप तो बहुत क्वेश्चन पूछते हो, बहुत क्वेश्चन। देखिए, आप छोटी मोटी जो परीक्षा की तैयारी तो नहीं कर रहे, क्या कर रहे हो, आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो। तो यूपीएससी की तैयारी जैसे तुम इतने लगन से कर रहे हो, तो आप छोटे छोटे क्वेश्चन को तो आपको ऐसे होना चाहिए। मेरी वीडियो आई, कमेंट में सर ने क्वेश्चन पढ़ाना शुरू करा, अच्छा ये क्वेश्चन आया, तुरंत एंटर, ऐसे होना चाहिए। आपको गूगल करने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। आप कंसेप्ट, चूँकि यूपीएससी क्या मांगता है, कंसेप्ट। यूपीएससी मांगता है कंसेप्ट, नॉट इवन फैक्ट। फैक्ट नहीं मांगता यूपीएससी। फैक्ट के लिए तो हमने एसएससी को छोड़ दिया, और हमारी स्टेट पीसीएस जो है हम जानते ही हो, बस इनका तो फैक्ट का ही मामला है, हम कंसेप्ट, ठीक है। इसी प्रकार मकर रेखा पर भी हमने देख लिया, किसके हिसाब में, मौसम के। चलो जी, अब बात करते हैं वायु के द्वारा। यदि हम तीसरा बात करें, तीसरा वायु के कारण, आप सोच रहे हो वायु के कारण आखिर समुद्र का तापमान कैसे बढ़ रहा है, तो मैं एक बार इस खिचड़ी को मिटा दूं, आप इसको लिख लेना, ठीक है। चलो जी, एक बार मैं इसको मिटा रहा हूँ। हाँ, यदि मैं आप में क्वेश्चन एक बात और बता दूं
यदि आप ये लिखा है ना तो आपको गूगल में जूम करने का भी ऑप्शन है, आपको केवल ऐसे ऐसे जूम करना है और ये सब कुछ जूम हो जाएगा बिल्कुल, क्योंकि मैं ये वीडियो 180p में डाल रहा हूँ, है ना, तो आप कर सकते हो वहाँ से। चित्र को बना लेना। चलिए हम पढ़ रहे हैं वायु के कारण, तो एक बार हम अपनी पृथ्वी माता को बना लेते हैं। जैसे तो भारत माता है, लेकिन पृथ्वी हमारा वसुधैव कुटुंबकम है, वसुधैव कुटुंबकम, ठीक है ना। ये रही हमारी भूमध्य रेखा, मैं आपकी पता पूरी बना लेता हूँ। ये क्या है, हमारी भूमध्य रेखा, ये हमारी भूमध्य रेखा। अब आप जान सकते हो उत्तरी गोलार्ध और ये दक्षिणी गोलार्ध, ये तो आपको जान गया। चलो जी, आपने कभी सुना हो व्यापारिक पवनें, प्रति व्यापारिक पवनें, ठीक है। नहीं सुना होगा तो जब हम जलवायु विज्ञान पढ़ेंगे तब उसमें बिल्कुल डिटेल से बताई जाएगी, ठीक है। फिलहाल आप ये देखना। मैंने एक चीज़ भूल गया, मैं आपको मौसम के पढ़ाने के बाद कुछ चीज़ बताना चाहूँगा, ठीक है। पहले उसको समझ लेते हैं, मैं इसको अभी बता रहा हूँ 2 मिनट, क्योंकि बात करते करते ध्यान नहीं है ना। ध्यान सुन, मैंने आपको बताया था कि जो सूर्य का ताप है यदि हमारी भूमध्य रेखा पर सीधा पड़े, भूमध्य रेखा पर यदि सीधा पड़े तो यहाँ का तापमान अधिक होगा, बिल्कुल राइट। लेकिन ऐसा नहीं है, क्यों? क्योंकि भूमध्य रेखा पर संवहनी धारा के कारण बहुत सारे बादल बनते हैं। ये बादलों का क्या है, बादल उधर ही बरसते रहते हैं भूमध्य रेखा पर, तो जिस कारण वहाँ का तापमान कैसे होता है, ठंडा, वहाँ का तापमान ठंडा पाया जाता है। और भूमध्य रेखा से 5 डिग्री से 10 डिग्री ऊपर और भूमध्य रेखा से 5 डिग्री 10 डिग्री नीचे, यहाँ तक का तापमान बिल्कुल बहुत अधिक पाया जाता है। यानी कह सकता हूँ यहाँ के स्थान पर यहाँ का तापमान और यहाँ का तापमान बहुत ही अधिक पाया जाता है। ये मुझे को बात बतानी थी, ठीक है। अब शुरुआत करते हैं अपनी वायु के कारण। देखना, वायु क्या है हमारी, यदि व्यापारिक पवनों की बात करें तो व्यापारिक पवनें ऐसी चलती है हमारी, ये रही हमारी व्यापारिक पवनें, ठीक है। व्यापारिक पवनें यानी कि जब वायु हमारी समुद्र की सतह से टकरा कर चलेगी, जब हमारी समुद्र की सतह से टकरा कर चलेगी तो क्या होगा, जल के कणों के अंतर्गत एक घर्षण पैदा होगा, जल के कणों के अंतर्गत एक घर्षण पैदा होगा, जिसके कारण हमारे जो महासागर का तापमान बढ़ेगा। तो हम कह सकते हैं कि वायु के कारण, इसमें लिख देता हूँ मैं, जब वायु महासागरों की सतह से टकराकर चलती है तो जल के कणों के मध्य घर्षण उत्पन्न हो जाता है, घर्षण उत्पन्न हो जाता है, जिससे कि सागरों का सतही तापमान बढ़ जाता है, ठीक है दोस्तों। ये थी वायु के कारण, ठीक है। चलो जी, अब इसी के बाद बात करते हैं हम लवणता के कारण। किसके कारण? लवणता के कारण। लीजिए, हम लवणता तो एक टॉपिक ही है अगला, चूँकि ये महासागर का तापमान एक बड़ा टॉपिक है तो शायद 2 पार्ट में आए, लेकिन हम कोशिश करेंगे वीडियो को इसी में बनाने की, फिर पढ़ने की कोशिश करते हैं। लवणता के कारण आखिर कैसे, देखना। जिस भी महासागर की लवणता अधिक होगी, नोट पॉइंट लिख लेना बिल्कुल, जिस भी महासागर की लवणता अधिक होगी उस महासागर का तापमान बहुत अधिक होगा। क्या? सापेक्षता अधिक होगा। क्यों? देख लो, महासागर के तापमान में जो लवणता है किसके कारण है? सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम और मैग्नीशियम सल्फेट, इनके कारण है। हम जानते हैं कि लगभग 7 से 8 तत्व है,
अधिकतम में हमारी जो सोडियम पाई जाती है। ठीक है, जो इनके कण हैं, जब इनके कण आपस में टकराएंगे, लवणता बढ़ाते जाएंगे तो आपस में जब टकराएंगे तो क्या होगा, टकराने के कारण घर्षण उत्पन्न होगी, और घर्षण से क्या उत्पन्न होगी, ऊष्मा उत्पन्न होगी। और चूंकि हम पहले पढ़ चुके, इनकी ऊष्मा के कारण क्या होगा, तापमान में वृद्धि। तो हम कह सकते हैं जहाँ लवणता अधिक होगी वहाँ सागरों की जो तापमान की उनकी वृद्धि होगी। अब आपके लिए क्वेश्चन है आप सोच रहे क्वेश्चन, राइट, आपके लिए क्वेश्चन है, पृथ्वी के किस महासागर को मर्त सागर कहा जाता है और इसकी अवस्थिति कहाँ है, यानी कि जो हम कह सकते हैं डेड सी, क्या डेड सी, ये कहाँ पाया जाता है, आप ये बता दीजिए। चलो, लवणता के कारण क्या होगा, महासागरों की जो तापमान में इसकी वृद्धि पाई जाएगी, बिल्कुल राइट। चलो तो मैं इसको भी लिख देता हूँ, जिन जिन सागरों की, जिन जिन सागरों की लवणता अधिक होगी, लवणता अधिक होगी, उनके तापमान में भी, उनके तापमान में भी सापेक्षतः वृद्धि पाई जाती है, वृद्धि होगी, पाई जाती है कि अब जब सेंटेंस ऐसा तो हमने होगी। चलो जी, यानी कि लवणता के आधार पर भी हम पढ़ चुके हैं। ठीक है दोस्तों, अब फिर ये वही बात कर रहा हूँ, यदि आप इस चैनल पर नहीं हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना। अभी वीडियो ख़त्म नहीं कर रहा हूँ, 2 मिनट बस, वो पानी पी लूँ बस। ठीक है दोस्तों, हमने पानी का गिलास पी लिया था। चलो जी शुरू करते हैं, 5वां कारण देखते हैं। चलो जी 5वां कारण देखते हैं। 5वां कारण क्या होगा, वेस्ट। हम यदि चलो जी ग्लेशियर की बात करते हैं, हिम की, बर्फ की, क्या बर्फ की, इसी को सारे को मिटा दूँ, लास्ट का लिख देता हूँ बस। देखना, 5वां कारण बर्फ का, यानी कि हिम का प्रभाव। अब आप ही सोचिए, हिम का तापमान कितना पाया जाता है, लगभग 0 डिग्री सेल्सियस। कितना पाया जाता है, 0 डिग्री सेल्सियस। जिन स्थानों पर बर्फ अधिक होगा तो वहाँ के समुद्र का तापमान कैसे होगा, आप बिल्कुल कक्षा 1 का बालक भी बता सकता है कैसे होगा, कम होगा। ध्यान सुनो, उत्तरी गोलार्ध में यहाँ और यहाँ का तापमान कैसे पाया जाता है, 0 से भी कम पाया जाता है। जो हमारा जो टेम्परेचर है इधर का, वो 0 से भी कम पाया जाता है, और इस साइड भी 0 से कम पाया जाता है। अरे क्या लिख रहा हूँ मैं, 0 से कम। ठीक है, यह बात हमें समझ में। यानी कि यहाँ के जो सागर है सापेक्षतः इनका तापमान कैसे होगा, कैसे होगा, ठंडा होगा। बिल्कुल, यहाँ के जितने भी सागर है, चूँकि ऋतु परिवर्तन भी होगा थोड़ा सा, जो मौसम ने हमने पढ़ लिया, लेकिन जो यहाँ के जो सागर है इनका तापमान भी सापेक्षतः ठंडा होगा। आप समझ सकते हैं, यानी कि हम कह सकते हैं हिम के प्रभाव के कारण, या फिर जिन क्षेत्रों में, लिख देता हूँ मैं, अर्थात जिन क्षेत्रों में हिम पाया जाता है वहाँ के पाया है जाता, देखो क्या लिख रहा हूँ मैं, जिन क्षेत्रों में हिम पाया जाता है वहाँ के सागरों का तापमान ठंडा होता है। कैसा होता है, ठंडा, यानी कि कम होता है। ठीक है, ये कहाँ का है, यानी कि हम कह सकते हैं कि उत्तरी गोलार्ध में, उत्तरी गोलार्ध और दूसरा दक्षिणी गोलार्ध में। दूसरा है हमारा दक्षिणी गोलार्ध में। चलो जी, यदि मैं उत्तरी गोलार्ध की बात करूँ तो औसत तापमान उत्तरी गोलार्ध का कितना है, यदि उत्तरी गोलार्ध में बात करूँ तो उत्तरी गोलार्ध का औसत तापमान
19 डिग्री सेल्सियस है, और जबकि दक्षिणी गोलार्ध में कितना है 16 डिग्री सेल्सियस। दोस्तों वो फ़ोन आ रहा है, मैं काट देता हूँ। ठीक है दोस्तों, उत्तरी गोलार्ध में 19 और दक्षिणी गोलार्ध में 16। अब आप सोचो कि ऐसा क्यों, देखना। चूँकि उत्तरी गोलार्ध में हमारी पृथ्वी का लगभग 80% जो स्थल है कहाँ पाया जाता है, उत्तरी गोलार्ध में। यानी कि जो स्थल है हमारा 80% उत्तरी गोलार्ध में पाया जाता है, और जबकि दक्षिणी गोलार्ध में 20% पाया जाता है, जिस कारण हमारे जो उत्तरी गोलार्ध का तापमान है अधिक है। ये बात समझने की थी। चलो जी, हमने पाया हिम का प्रभाव। चलो जी, अब देखते चौथा नहीं छठा। जो छठे में देखते हैं हम जैव पारितंत्र के बारे में। जैव पारितंत्र का प्रभाव। देखो, जिन महासागरों में जैव पारितंत्र की मात्रा बहुत अधिक होगी, जिन महासागरों में जैव पारितंत्र की मात्रा अधिक होगी, वहाँ क्या पाया जाएगा, वहाँ का तापमान बहुत ही अधिक पाया जाएगा। वहाँ का तापमान अधिक पाया जाएगा। तो इसका तो बस ये लिख दूँ, जैव पारितंत्र अधिक, जैव द्रव्यमान अधिक, तो क्या होगा, तापमान भी सापेक्षतः क्या होगा, अधिक होगा। ठीक है दोस्तों, तो आज हमने कोशिश की क्या समझने की, महासागर के तापमान में। ये सब किसके अंतर्गत पड़ा, ये हमने पढ़ा क्षैतिज वितरण के अंतर्गत। यदि अब ऊर्ध्वाधर वितरण की बात करें तो ऊर्ध्वाधर वितरण की वीडियो हम कल लाएंगे। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, और चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कर देना। जय हिंद, जय भारत।